की जो बीमारियां हैं उसमें मुख्य रूप से जो बीमारियां जिसको हम लोग सामना करते हैं वो सर दर्द की समस्या हो गई, हेडेक की समस्या, एपिलेप्सी यानी मिर्गी की समस्या, उसके बाद ब्रेन में जो स्ट्रोक होता है जिसको कि लकवा मारना कहते हैं उसकी समस्या, जो सर दर्द की समस्या है। तो हम लोग कहते हैं कि कहावत में कि ईच हेड हैज़ इट्स हेडेक, ये चाइनीज़ कहावत है। बट जो हम लोग न्यूरोलॉजी के ज्ञान में बात करते हैं, जो माइग्रेन की समस्या आपने कहा, तो लगभग 16% ऑफ द वुमेन और 9% ऑफ द मैन, यानी काफ़ी ज़्यादा हुआ है अब्यूज़ हेडेक, यानी कि ऐसी दवा जिसका आप दुष्प्रयोग करके एक सर दर्द को और बढ़ावा ही दे। ब्रेन का पेशेंट था और बाद में वो CDH उसको हम लोग बोलते हैं, यानी क्रॉनिक डेली हेडेक, कि पहले तो भाई महीने में 3 दफ़ा 4 दफ़ा दर्द होता था, अब उसको डेली ही सर दर्द होने लगा। आप बहुत ज़्यादा धूप में गए, कई दफ़ा बहुत भीड़ में गए, ठीक है, या आपको कहीं आवाज़ है उससे, या इमोशनली थोड़ा अपसेट हो गए, कई बार स्लीप डिप्राइवेशन से या नींद से भी कमी के वजह से भी सर दर्द बढ़ा। मुझे 9:30 रात का खाना खाते हैं तो वो आधा एक घंटे में तो बहुत बात नहीं होगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अगर उसको डिले कर दें तो उसके माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसी तरह से स्लीप में भी है। तो माइग्रेन वाले पेशेंट्स जो हैं वो डिसिप्लिन को ज़्यादा फॉलो करेंगे तो उसमें हेडेक होने के चांसेस, उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर मतलब कम हो जाए। सामान्य दवा का जो प्रयोग है, जैसे हम लोग यूजुअली कहते हैं नेक्सडॉम करके जो दवा आती है, नेप्रोक्सेन के साथ जो दवा है, या सिंपल पैरासीटामोल जो है, वो अगर आप खाते हैं तो यूजुअली वो बहुत घातक नहीं होगा, बट उसकी हैबिट अगर हो जाएगी तब प्रॉब्लम होगा, जिसको मैंने आपको बताया कि एनाल्जेसिक एब्यूज़ हेडेक हो जाएगा। तो बताया न्यूक्लियर फैमिली में अगर पेरेंट्स भी वर्किंग हैं, बच्चे को वो समय नहीं देंगे तो निश्चित रूप से जो कनेक्शन होता है, जो बॉन्ड होता है फैमिली के साथ, वो कम होने लगता है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं निस्ट फाउंडेशन। पटना में न्यूरो समिट 2026 का आयोजन किया गया। इसका मकसद साफ था कि लोग आजकल खासकर युवाओं भी जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, वो बीमार ना पड़ें और कैसे डे टू डे लाइफ जिए और वो सेहतमंद रहें। और ख़ासकर न्यूरोटिक जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं उसका चलन जो है आजकल देखा जा रहा है आफ्टर कोविड बढ़ सा गया है, बच्चों को भी हो रहा है। और जब बच्चों को हो जाता है तो कहीं ना कहीं पूरी फैमिली अफेक्टेड होती है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अनिल कुमार झा होंगे, न्यूरो के डॉक्टर हैं और पूरे पटना, मैं तो कहूँगा कि पूरे बिहार भर में इनका नाम है, क्योंकि जिस तरीके से ये ट्रीटमेंट सिंपल तरीके से करते हैं और आज इन्होंने सबमिट में जो इन्होंने बातें रखी है, और कहीं ना कहीं और भी डॉक्टर्स थे, और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये डॉक्टर का भी गेट टुगेदर था। इसके जरिए किस तरीके से पेशेंट को ईजिली ट्रीट करना है, ये सब बातें पर डिस्कशन हुआ, कोई नई मेडिसिन पे भी डिस्कशन हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन हम तो बड़े सिंपल सा सवाल पूछेंगे कि सर, न्यूरोटिक जो बीमारियां हैं आजकल देखा जा रहा है बढ़ गई हैं, इसका मतलब क्या कारण है? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, नमस्ते। न्यूरोलॉजी की जो बीमारियां हैं वो एक्चुअली बहुत सारी बीमारियां हैं जो न्यूरोलॉजी के अंदर आती हैं। तो हम लोग उसको न्यूरोटिक बीमारी नहीं बोलेंगे, क्योंकि कई बार कई लोग के समझ में न्यूरोलॉजी, साइकेट्री, ये सब अलग अलग विधा है। तो न्यूरोलॉजी की जो बीमारियां हैं उसमें मुख्य रूप से जो बीमारियां जिसको हम लोग सामना करते हैं वो सर दर्द की समस्या हो गई, हेडेक की समस्या, एपिलेप्सी यानी मिर्गी की समस्या, उसके बाद ब्रेन में जो स्ट्रोक होता है जिसको कि लकवा मारना कहते हैं उसकी समस्या, उसके बाद जो अलग अलग एज में, जैसे आपने अभी कहा बच्चों में, तो इवन बच्चों के केस में सर दर्द की जो ये है वो चीज़, उसका थोड़ा उसकी संख्या बढ़ी है। और साथ में ट्यूमर्स वगैरह जो है उसके लिए कोई भी एज नहीं, बच्चों में भी ब्रेन ट्यूमर संभव है, एडल्ट्स में भी संभव है, ज़्यादा एज में भी संभव है, सबके कारण अलग अलग होते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि जो न्यूरोलॉजी की बीमारियां हैं वो अलग अलग रूप में अलग अलग उम्र में पाई जाती हैं, और उसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि उसको जल्द से जल्द, उसको लक्षण के आधार पर हम जल्द से जल्द पकड़ें और उसके विशेषज्ञ से मिलकर उसका सही ट्रीटमेंट शुरू करें। एक तो हम बारी बारी से चलते हैं, सिंपल जो इंटरव्यू रखेंगे। एक तो देखा जा रहा है कि हमारी उम्र में भी या हमसे कम उम्र के लोगों को सर दर्द हो जाता है, तो उन्हें लगता है कि वो बड़ा कैजुअल कहते हैं हमें तो माइग्रेन है। उनको एक आदत सी हो जाती है सेरिडोन वाला टैबलेट खाने लेने की। कभी वो कोशिश करते हैं कि ना खाएं आज, लेकिन कितने दिन नहीं खाइएगा। तो ये एक बड़ा कॉमन सा हो गया है सर। हमारे जानने वाले भी एक हैं, उनको भी ये बड़ा बीमारी रहती है। तो उनका कहना है कि कभी दोपहर में खाना नहीं खाते ना तो शाम में जो सर दर्द करने लगता है। तो हमने कहा कि खाने टाइम पे खाइए, खाना टाइम पे खाते हैं फिर भी ये हो जाता है, वो तत्काल सेरिडोन ले लेते हैं। क्या करें, इसका क्या उपचार है? देखिए, आपने बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न पूछा, क्योंकि जो सर दर्द की समस्या है, तो हम लोग कहते हैं कि कहावत में कि ईच हेड हैज़ इट्स हेडेक, ये चाइनीज़ कहावत है। बट जो हम लोग न्यूरोलॉजी के ज्ञान में बात करते हैं, जो माइग्रेन की समस्या आपने कहा, तो
लगभग 16% ऑफ द वुमेन और 9% ऑफ द मैन, यानी काफ़ी ज़्यादा हुआ। डॉक्टरी नज़र में इतना मतलब इतनी संख्या किसी बीमारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और दूसरा आपने जिक्र किया सेराडोन, यानी कोई जो सर दर्द में आप ऐसे ही ले लेते हैं बिना ये जानते हुए कि ये एक्चुअली माइग्रेन है या नहीं है, और इस कारण से उसको हम लोग अलग से एनाल्जेसिक एब्यूज़ हेडेक, यानी कि ऐसी दवा जिसका आप दुष्प्रयोग करके एक सर दर्द को और बढ़ावा ही देते हैं। तो डॉक्टर से मिलने का जो फ़ायदा है वो ये है कि हेडेक के प्रकार को आप समझते हैं। यानी हेडेक का जो प्रकार है उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक प्राइमरी हेडेक और एक सेकेंडरी हेडेक। फिर प्राइमरी हेडेक में भी 3-4 बीमारियां रहती हैं, तो उसमें से एक माइग्रेन है। इसके अलावा भी टीटीएच यानी टेंशन टाइप हेडेक, क्लस्टर हेडेक और भी कुछ अन्य हेडेक होती हैं जो प्राइमरी हेडेक होती हैं, और करीब 10 तरह की हेडेक होती है जो सेकेंडरी हेडेक होती हैं। तो डॉक्टर से यानी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने का फ़ायदा ये है कि हेडेक के पेशेंट्स को जब हम इंटरव्यू करते हैं, उनको जब देखते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस बातचीत के दौरान हिस्ट्री से यानी उसके बारे में विशेष विशेष प्रश्न पूछ के कि सर का दर्द का प्रकार क्या है, कितने दिनों से हो रहा है, किस प्रकार का है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, किस वक्त ज़्यादा होता है, उसके साथ और भी जो एसोसिएटेड इलनेस हैं जैसे उल्टी है या बुखार है या किसी अंग में कमजोरी आ जाना है या कोई और लक्षण है कि नहीं। तो ये सारे लक्षणों को पूछकर हम लोग एक आइडिया लगाते हैं बिना किसी जांच के पहले कि ये सर दर्द का कारण क्या संभव है। तो उसको मन में हम लोग बांटते हैं कि ये प्राइमरी हेडेक हो सकता है या सेकेंडरी हेडेक, और फिर उसी आधार पर जांच को और मैनेजमेंट को प्लान करते हैं। और जो दवाई वाली बात आपने बताई वो हम लोग भी अपने प्रैक्टिस में बहुत बार उसको एक समझते हैं कि उसमें वो मुश्किलात खुद पेशेंट पैदा कर देते हैं कि वो माइग्रेन का पेशेंट था और बाद में वो CDH उसको हम लोग बोलते हैं, यानी क्रॉनिक डेली हेडेक, कि पहले तो भाई महीने में 3 दफ़ा 4 दफ़ा दर्द होता था, अब उसको डेली ही सर दर्द होने लगा। तो उसको ट्रीट करने में हमें भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कोई आदमी स्वस्थ है, मैं दिमाग वाले सेक्शन पे ही हूँ, दिमाग सर दर्द, तो कुछ कोई ऐसा एक्सरसाइज या कोई ऐसा रूटीन फॉलो कर सकता है कि उसको न्यूट्रलाइज या मिनिमाइज हो, सर दर्द ना हो, कम हो, कुछ ऐसा होता है या किसी कोई ऐसा है? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सामान्य बात बताई और अच्छी बात भी बताई, क्योंकि माइग्रेन जो कॉमन सर दर्द का मुख्य कारण रहता है प्राइमरी हेडेक का, उसके कई सारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं। जैसे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या क्या है कॉमनली, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा धूप में गए कई दफ़ा, बहुत भीड़ में गए, ठीक है, या आपको कहीं आवाज़ है उससे, या इमोशनली थोड़ा अपसेट हो गए, कई बार स्लीप डिप्राइवेशन से या नींद से भी कमी के वजह से भी सर दर्द बढ़ा। तो कुछ या कभी कभार कुछ खास भोजन होता है जैसे टैरामीन कंटेनिंग कंपाउंड्स बोलते हैं, जैसे हम लोग चाउमीन, कई बार आइसक्रीम है ना, उसके बाद चीज़, ये सब से माइग्रेन बढ़ता है ऐसा कहते हैं। तो सभी पेशेंट में सब कुछ नहीं होगा, किसी में कुछ से होगा, किसी में कुछ से होगा। तो वो पेशेंट के ऑब्जर्वेशन से, इसलिए मैंने आपको कहा कि वो हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट का, तो उससे हम लोग जो उसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, तो कई हद तक हम बिना दवा के भी उस पेशेंट्स के हेडेक में उसको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकेंगे, कि उसको एक रूटीन समझाएंगे। और जो आप बताए रूटीन को फॉलो करना, तो जो माइग्रेन होती है वो सेंसिटिव ब्रेन की ही बीमारी होती है। तो ऐसे पेशेंट्स एक नॉर्मल जो रूटीन है उसको अगर बहुत अच्छा से फॉलो करें तो उसमें जो हेडेक के इंसिडेंस होते हैं बार बार होने के, वो निश्चित रूप से कम होते हैं। क्या ऐसा भी है कि अगर आप खाना टाइम पर ना खाएं या फिर आपकी स्लीप जो है वो लेट नाइट हो रही है, तो ये भी असर करता है सर दर्द? जी बिल्कुल, मैंने जो कहा वो बिल्कुल आप वही बात बता रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि कोई रूटीन पे किसी वक्त में खाना खाता है तो, और वो उसका सोने का एक टाइम है, तो माइग्रेन का पेशेंट जो है वो चेंजेस में उसको प्रॉब्लम होती है। तो वो बेहतर है कि अगर वो 9 बजे 9:30 बजे रात का खाना खाते हैं तो वो आधा 1 घंटे में तो बहुत बात नहीं होगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अगर उसको डिले कर दें तो उसके माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसी तरह से स्लीप में भी है। तो माइग्रेन वाले पेशेंट्स जो हैं वो डिसिप्लिन को ज़्यादा फॉलो करेंगे तो उसमें हेडेक होने के चांसेस, उसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर मतलब कम हो जाएंगे। और एक आदत सी इन दिनों बन गई है कि अगर कुछ हुआ तो आप मेडिसिन शॉप पे जाते हैं। मैं किसी मेडिसिन का मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी मेडिसिन का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चलन सा है कि बिना डॉक्टर से दिखवाए हुए आप जो मेडिकल शॉप ऑनर हैं उसकी सलाह पर आप दवा ले आते हैं, तत्काल तो आपको ठीक हो जाता है। क्या ये सब करना कितना घातक होता है? मतलब मुझे तो लगता है कि क्या देखिए, एक तो होता है ओवर द काउंटर ड्रग्स उसको बोलते हैं, OTD, ओवर द काउंटर ड्रग्स जो है, तो वो ऐसा हम नहीं कहेंगे कि हर वक्त आपको, तो देखिए हर वक्त तो डॉक्टर अवेलेबल भी नहीं है।
हर वक्त आप स्पेशलिस्ट से मिल भी नहीं सकेंगे, तो एक्सेस का भी इशू रहता है। बहुत सारे शहरों में जैसे छोटे जगहों में तो न्यूरोलॉजिस्ट रहते भी नहीं हैं, और जो हेडेक स्पेशलिस्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर न्यूरोलॉजिस्ट ही होंगे, तो उस वक्त आप हर वक्त नहीं मिल पाएंगे। तो कभी कभार आप जो सामान्य दवा का जो प्रयोग है, जैसे हम लोग यूजुअली कहते हैं नेक्सडॉम करके जो दवा आती है, नेप्रोक्सेन के साथ जो दवा है, या सिंपल पैरासीटामॉल जो है, वो अगर आप खाते हैं तो यूजुअली वो बहुत घातक नहीं होगा, बट उसकी हैबिट अगर हो जाएगी तब प्रॉब्लम होगा, जिसको मैंने आपको बताया कि एनाल्जेसिक एब्यूज़ हेडेक हो जाए अगर, तो उससे बचना चाहिए। अगर सुविधा हो, एक्सेस हो, तो न्यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। कई दफ़ा कुछ ऐसी दवाओं का पेशेंट प्रयोग करने लगते हैं जो कि लंबे समय तक काफ़ी उनको उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है और दूसरी नई बीमारियों को भी जन्म देते हैं। जैसे कई दफ़ा हमने अपने प्रैक्टिस में भी देखा है कि कुछ नींद की दवा उन्होंने शुरू कर दिया, पेशेंट्स ने उसे नींद में हल्की डिस्टरबेंस थी, हेडेक था, और उन्होंने नींद की दवा, ऐसी दवा शुरू कर दी जो 4 से 6 हफ्ता लेने के बाद वो हैबिट फॉर्मिंग हो जाती हैं। तो वैसे केसेस में बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उन दवाइयों को छुड़वाना भी, और वो प्रयोग सही नहीं है। एक चीज़ और देखा गया आफ्टर कोविड, हमने ये देखा है कि बड़ा कॉमन हो गया, जो छोटे बच्चे होते हैं और ना कहीं न्यूक्लियर फैमिली का भी ये ज़माना है, तो उनका दिमाग सही रूप में विकसित नहीं हो पाता है। कई ऐसे हमने आसपास के बच्चों को देखा है। तो क्या मतलब जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद क्या पेरेंटिंग किस तरीके से की जाए कि ये नौबत ही ना आए, और क्योंकि इसका इलाज तो मुझे लगता है कि चलता ही रहता है। हमको लगता है आप कुछ ऐसे बीमारी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे ऑटिज़म ये हुआ, या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, या लर्निंग डिसेबिलिटी रहती है। तो देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चे का जब विकास होता है उसमें शुरू के जो वर्ष होते हैं, तो उसी में ब्रेन जो है उसके हिसाब से एडजस्ट होता है, जो उसके बाद के ज़िंदगी के लिए उसके ब्रेन में जो इनपुट्स हुआ, या बहुत सारी सूचनाएं जो शुरू में उसके ब्रेन में कम उम्र में आई, तो वो उसका बाद में इम्पैक्ट होता है। तो आप जो बताए, न्यूक्लियर फैमिली में अगर पेरेंट्स भी वर्किंग हैं, बच्चे को वो समय नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से जो कनेक्शन होता है, जो बॉन्ड होता है फैमिली के साथ, वो कम होने लगता है। तो ऐसे स्थिति में उसका जो मेंटल हेल्थ है वो कभी कभी अफेक्टेड हो सकता है, या उसका जो अटैचमेंट फैक्टर है या जो इमोशनल फैक्टर है बच्चे का, जिसका कि विकास ज़्यादा उचित हो सकता था, वो नहीं होता है। तो वैसे केसेस में हम लोग देखते हैं कि वो बच्चे कई दफ़ा तो बीमारी की वजह से भी, और कई दफ़ा जो अपब्रिंगिंग होती है उसमें जो कमी आ जाती है, इस कारण से जो इमोशनल बॉन्ड नहीं बना पाते। बट इसके अलावा भी कुछ बात होती है, जैसे कुछ बच्चों को वैसी बीमारियां भी होती हैं जिसमें कि इमोशनल बॉन्ड नहीं बनता रहता है। तो इसलिए अगर कोई ऐसे बच्चे को हम लोग देखते हैं या समाज में बताते हैं कि अगर ऐसा है कि बच्चा अपने खास करके दूसरे बच्चों से इंटरेक्शन नहीं कर रहा हो, पेरेंट्स आते हैं तो बच्चा कोई इमोशनली चार्ज्ड नहीं होता, जब पेरेंट्स घर आते हैं तो खुश नहीं होता हो, या स्कूल में भी अलग थलग सा रहता हो छोटे बच्चे जो स्कूल में, तो उसको न्यूरोलॉजिस्ट का संपर्क जरूर करना चाहिए कि भाई कहीं बच्चे में ऑटिज़म के कोई लक्षण हैं कि नहीं। एक आखिरी सवाल, ये जो नीरो सबमिट 2026 जो का आयोजन किया गया, इसका मकसद था क्या? क्या अलग अलग डॉक्टर्स मिले, साथ बैठे और डिस्कस किया, पेशेंट के बारे में आप लोगों ने डिस्कस किया कि इलाज बेहतर हो पाए और सरल हो पाए, इसको लेकर डिस्कस किया, और फ़ायदा इसका कैसे है? जी, ये जो मेन न्यूरो समिट हो रहा है, तो जो ये हमारे जो हॉस्पिटल के तरफ से जो आयोजन की गई है, तो इसको मेनली जो इसका उद्देश्य है उसमें 2-3 बातें मुख्य रूप से। एक तो ये बात है कि इसमें देश के अलग अलग क्षेत्र से जो बड़े बड़े हमारे देश के काफ़ी मतलब नामचीन डॉक्टर्स हैं, न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में, न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में, न्यूरो ऑन्कोलॉजी कैंसर के क्षेत्र में, न्यूरो रेडियोलॉजी जिसमें कि यानी, और न्यूरोपैथोलॉजी, यानी न्यूरोलॉजी में अलग अलग विधा होती है, जैसे कि बीमारी को पकड़ना, अगर कोई ट्यूमर है उसको पकड़ना, उसमें उसकी कौन सी प्रकार है उसको पकड़ना, उसमें कौन सी जो जांचें होती हैं, तो ये सारा बेसिकली एक टीम वर्क है। तो ये मीटिंग वो सारे डॉक्टरों का एक साथ एक छत के नीचे आ करके और अपने केसेस को, और जो उस विषय में उनका जो अनुभव है इतने वर्षों का, जैसे हमारे कुछ स्पीकर्स हैं जो इनके पास 30 वर्षों का, 40 वर्षों का, यानी वो इतने सीनियर डॉक्टर हैं कि उनका जो अनुभव है, और जो हमारे कुछ नए डॉक्टर्स हैं जो हमारे ऑडियंसेस में हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको इतने सीनियर डॉक्टरों को सुनने का मौका मिलेगा। साथ में उनसे वे 2 वे इंटरेक्शंस होते हैं ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में, आप प्रश्न उत्तर सेशंस होते हैं, उसमें आप उनसे रूबरू हो सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, और आपके मन में जो कुछ दुविधा होगी इलाज से संबंधित, तो
उनके जो इतने वर्षों का अनुभव है और जो ज्ञान है उससे लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही सारे कॉन्फ्रेंस में जब आप अटेंड करते हैं और ऐसे लोगों से मिलते हैं तो आप जो डॉक्टरी का जो हमारा पेशा है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके आयाम में कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है कि हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें ऐसे लोगों से मिलने के बाद जो हमारे काम करने का जो तरीका होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको जो सरलता से बताने के लिए, अगर सर दर्द करे तो करना क्या है। जी, निश्चित रूप से। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हम समाज में अपने लोगों को इसके लिए सेंसिटाइज़ करें कि हमारे समाज में मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा हो सके, और एज ए न्यूरोलॉजिस्ट जो हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को इसके लिए जागृत करें और उनके हेल्थ में, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।